लेक्चर की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इस मैटर अराउंड अस प्योर में हमारा जितना भी मतलब क्या कहते हैं, जो भी एक बेसिक चीजें थी कि जिसमें हमको पता करना था कि हाँ यार तुम्हारा प्योर सब्सटेंस क्या होता है और तुम्हारा इम्प्योर सब्सटेंस क्या होता है, उसके बारे में जो जानना था वो हमने सारी चीजें जान लिया था। प्योर सब्सटेंस में हमको पता चला था यार प्योर तुम्हारा एलिमेंट भी हो सकता है और तुम्हारा कंपाउंड भी हो सकता है। और जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि जो कंपाउंड होगा वो एक तरीके का एलिमेंटल कंपाउंड होगा। और जो तुम्हारा इम्प्योर सब्सटेंस होगा वो बेसिकली कैसा होगा, तुम्हारा एक टाइप का मिक्सचर होगा। अब वो हो सकता है कि वो मिक्सचर तुम्हारा एज अ होमोजीनियस हो। होमोजीनियस मतलब कि वो तुम्हारा उसको कुछ इस तरीके से घुल जाएगा कि तुम उसको अलग कर ही नहीं पाओगे। इस तरीके से अलग करने के लिए तुमको फिजिकल फोर्स लगाना पड़ेगा। वो चीज होगा, चाहे वो इवेपोरेशन के थ्रू हो या फिर उसके थ्रू हो। और एक तुम्हारा मिक्सचर जो बनता था वो था तुम्हारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनता था उसमें क्या था कि तुम बड़े आसानी से बिना फिजिकल फोर्स के तुम लोग उसको आपस में डिवाइड कर सकते थे। क्यों कर सकते थे? क्योंकि हो सकता था उनकी डेंसिटी चेंज हो या फिर पार्टिकल कुछ ऐसा हो कि वो एक दूसरे से घुलने के लिए मना करते हो, तो जिसकी वजह से हम लोग सब्सटेंस को बड़े आसानी से निकाल सकते थे। लेकिन अगर मैं ओवरऑल सब्सटेंस की बात करूंगा कि वो प्योर है कि इम्प्योर, तो तुम लोग बड़े आसानी से बता देते थे कि भैया वो इम्प्योर है, क्योंकि उसमें एक से ज्यादा मॉलिक्यूल है। और जब मैं बोलता था प्योर फिर क्या है, तो प्योर में बोलते थे कि भैया इसमें भी तुम्हारे मॉलिक्यूल एक से ज्यादा नहीं है, केवल एक ही मॉलिक्यूल है। तो अब हो सकता है कि एक मॉलिक्यूल एक ही एलिमेंट से बना हो, या फिर हो सकता है या कि एक मॉलिक्यूल तुम्हारा दो एलिमेंट से बना हो। अगर दो एलिमेंट से बन रखा है तो हम उसको कंपाउंड बोल देते हैं। बस बात इतनी है। अब ये जो मैंने ऊपर बेस लिख रखा, बेस नहीं लिखना चाहिए था और कुछ लिखना चाहिए था। इस मैटर अराउंड अस प्योर मैंने इधर बेस क्यों लिखा है? अच्छा, मतलब बेसिक जो हमने बेसिक पढ़ा था वो अभी तक वो चीज था। तो मुझे बताओ, ये जो बेसिक में जो मैंने अभी थोड़ा सा रिवाइज कराने की कोशिश की, तुम लोग को याद आया कि नहीं याद आया? भैया यस हाँ सर। बोलो। भैया प्योर में एक टाइप के एटम्स होते हैं ना। हाँ, एक टाइप्स के एटम होते हैं। अगर एक टाइप्स के एटम है तो हम उनको एलिमेंट बोल देते हैं। लेकिन अगर जैसे मान लो कि मैंने वाटर बोल दिया, मैंने बोल दिया वाटर H2O, तो ये एक तरीके का तुम्हारा एलिमेंटल कंपाउंड है। एलिमेंटल कंपाउंड जैसे मैं क्या बोल सकता हूँ कि तुम्हारा का एक तरीके का तुम्हारा मॉलिक्यूल है। ये कैसा है, तुम्हारा एक मॉलिक्यूल है जिसमें तुम्हारे दो एलिमेंट मिल रहे हैं, एक तुम्हारा हाइड्रोजन है एक ऑक्सीजन है। लेकिन ये कुछ इस तरीके से कंपाउंड बना के रखा है अपने आप को कि अगर मान लो कि तुम्हारे पास एक जग है और जग में जब तुम अगर एक चम्मच पानी निकालोगे या फिर उसको तुम जूम करोगे तो वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में H2O के फॉर्म में आएगा। मतलब वो मॉलिक्यूल अपने आप को ब्रेक नहीं कर रहा होगा, इस तरीके से आएगा। अगर मैं फिजिकल फोर्स नहीं लगाता हूँ तो हम लोग आइडेंट मतलब मॉलिक्यूल में क्या होगा कि तुम्हारे दोनों ही एलिमेंट हो जाएंगे। और अगर हम उस पर फिजिकल फोर्स लगाने की कोशिश करेंगे तो भी वो जल्दी से हटेगा नहीं। तो इस तरीके से हम बोलते हैं कि हाँ वो एक तरीके से तुम्हारा प्योर सब्सटेंस है। तभी तुम्हारा H2O वाटर को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। अगर मान लो कि वाटर तुम्हारा डिस्टिल्ड है, मतलब उसमें और भी कोई चीज नहीं मिल रखी है, तो वो तुम्हारा प्योर होगा। लेकिन अगर मैंने वाटर में सॉल्ट मिला दिया, शुगर मिला दिया या कुछ भी मिला दिया, तो अब इधर क्या होगा, या तुम्हारे शुगर के भी मॉलिक्यूल्स हो गए और तुम्हारे वाटर के भी मॉलिक्यूल्स हो गए। तो जिसकी वजह से क्या होगा, तुम्हारे ये अलग अलग एक से ज्यादा मॉलिक्यूल हो गए। और जब तुम्हारे एक से ज्यादा मॉलिक्यूल हो गए तो इसका मतलब है कि वो तुम्हारा इम्प्योर हो गया। तो डिस्टिल वाटर प्योर होता है और तुम्हारा जो नॉन डिस्टिल वाटर होता है वो तुम्हारा इम्प्योर होता है। तो मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ सर। आ गया ना? तो अभी देखो, अब हम क्या करेंगे, एक एक हेडिंग्स को उठाएंगे। पहले हम लोग समझेंगे ये एलिमेंट क्या होता है, फिर उसके बाद फिर हम लोग जानेंगे फिर कंपाउंड कितना होता है, फिर उसके बाद हम जानेंगे मिक्सचर कितना होता है, मिक्सचर कैसा होता है। तो पहले हम लोग जितनी भी रिसर्च करनी होगी ना वो हम इस एलिमेंट में करेंगे। समझ में आ गया? देखो, अगर जैसे मैं तुमको एलिमेंट दिखाने की बताने की कोशिश करूं, तो बेसिकली एलिमेंट तुम्हारा एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसको हम और ज्यादा तोड़ नहीं सकते। और ज्यादा उसको सिंपलर सब्सटेंस में हम लोग तोड़ नहीं सकते। अगर हम लोग उसमें केमिकल मेथड इस्तेमाल करना चाहे, केमिकल मेथड जैसे मान लो कि मैंने बोल दिया H2O, ठीक है क्या H2O, अगर H2O में अगर हम कुछ ऐसा केमिकल डालते हैं, हम कोई ऐसा केमिकल मेथड अपनाते हैं कि जिसकी वजह से जो पानी का वो क्या टेम्परेचर हो, टेम्परेचर बढ़ जाए, या फिर उसमें एक तरीके से कुछ ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए, या फिर मान लो कि उसमें जैसे मान लो कि लाइट पास हो जाए, तो अगर मान लो कि मैं इलेक्ट्रोलाइसिस करता हूँ, ये सब करता हूँ, तब तो तुम्हारा ये जो H2O, ये जो बेसिकली कंपाउंड है, ये क्या हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा। अच्छा मुझे बताओ, हम इसको कंपाउंड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एक से ज्यादा एलिमेंट से बना हुआ है। तो मुझे बताओ कौन कौन से एलिमेंट से बना हुआ है ये? सर हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। और और ऑक्सीजन से बन रखा है। वेरी गुड। तो ये चीज है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि तुम्हारे पास केवल हाइड्रोजन है और मैं बोलूं कि चलो हाइड्रोजन को तुम केमिकल वे में या फिजिकल वे में इसको ब्रेक डाउन करने की कोशिश करो, इसको तोड़ने की कोशिश करो, तो क्या तुम इससे भी कुछ तोड़ पाओगे? बताओ मुझे।
नहीं 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 तोड़ पाओगे ना। तो यही चीज है। तो एलिमेंट बेसिकली तुम्हारा एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसको हम लोग फर्दर स्प्लिट अप नहीं कर सकते, उसको हम लोग और सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ नहीं सकते, भले चाहे हम लोग केमिकल मेथड अपना रहे हो या फिर चाहे हम लोग फिजिकल मेथड अपना रहे हो। अब जैसे मैंने एग्जांपल में तुम्हारा H2O लिया, H2O के बाद H लिया, ठीक ऐसे तुम्हारा कार्बन भी हो सकता है। जैसे मान लो कि कार्बन है, कार्बन क्या है, कार्बन को फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर जैसे मैं बोल दूं कि CO2, क्या CO2 को फर्दर डिवाइड किया जा सकता है? हाँ किया जा सकता हाँ है ना, भैया क्यों? ऐसा क्योंकि तो भैया ये कंपाउंड है ना, और ये कंपाउंड हमेशा एक से ज्यादा एलिमेंट से बनकर होता है। तो हम इस कंपाउंड को सिंपलर हम लोग क्या कहते हैं, एलिमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये जो तुम्हारा सिंपलर एलिमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर हम सिंपलर एलिमेंट में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास एक आएगा कार्बन और एक आएगा ऑक्सीजन। लेकिन अगर हम कोशिश करेंगे कि लाओ हम कार्बन को भी और सिंपलर उसमें कन्वर्ट करने की कोशिश कर दे, तो क्या बताओ मेरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, बताओ मुझे। नहीं होता है। नहीं हो पाएगा ना। तो ठीक ऐसे तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं, एलिमेंट होते हैं। तो अभी कितने एलिमेंट होते हैं, कैसे एलिमेंट नहीं होते, अभी हम उन सब के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर जैसे मान लो कि कोई सब्सटेंस है, जैसे मान लो कि कोई सब्सटेंस है, अगर वो केवल सिंगल एलिमेंट से बना हुआ है, तो इसका मतलब है कि वो एक ही टाइप का एटम से बना है। जैसे मान लो कि मैंने बोल दिया कि तुम्हारे ग्लास में पानी भरा हुआ है, मैंने बोल दिया कि तुम्हारे ग्लास में, या मान लो कि तुम्हारे वो जो तुम्हारा क्या कहते हैं टायर है, टायर में तुम्हारी ऑक्सीजन भरी हुई है, तो मैं तुम्हारा क्या बोलूंगा, वो तुम्हारा प्योर होगा इम्प्योर होगा, बताओ मुझे। प्योर होगा। और अगर मैंने बोल दिया कि जब तुम्हारे टायर में एयर भरी है तो क्या होगा, प्योर होगा कि इम्प्योर होगा? इम्प्योर होगा। इम्प्योर होगा ना। इम्प्योर। तो जैसे मान लो कि अगर मैं कोई एलिमेंट बोलता हूँ ना, या फिर जैसे कोई भी मान लो कि कोई सब्सटेंस किसी चीज से बना है, जैसे हमारे घर में होगी कॉपर, होगी कॉपर है, कॉपर मुझे बताओ, कॉपर वायर होती है ना, ये वो हाँ सर। तुम्हारे तुम्हारे घर में जो कॉपर वायर पड़ी होती है। मैं अगर बोलूं कि तुम्हारी कॉपर वायर किस चीज से बनी है, तो तुम बोलोगे भैया वो आपकी क्या कहते हैं कॉपर के एटम से बनी हुई है। किसके बनी हुई है? आपके कॉपर के एटम से बनी हुई है। तो ये जो तुम्हारा कॉपर है एक तरीके का सब्सटेंस है। लेकिन अगर मैं पूछूंगा कि वो तुम्हारे किस चीज से बनी है, तो तुम बोलोगे भैया कॉपर के एटम से बनी है, या फिर तुम बोलोगे कि भैया वो आपके क्या कहते हैं कॉपर के एलिमेंट से बनी हुई है। समझ में आ गया ना। एलिमेंट और कंपाउंड को काफी बार एक ही जैसा ट्रीट किया जाता है, क्यों? क्योंकि जो एलिमेंट का शेप होता है वो बेसिकली एक तरीके का एटम का ही शेप होता है। जब मान लो कि अगर हम लोग जो एलिमेंट है, अगर एलिमेंट का हम लोग शेप डिजाइन कर दें, तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि हाँ वो तुम्हारा एक एटम है, वो एटम का एक शेप है। लेकिन बाद में कोई डिफरेंस नहीं है, एलिमेंट और एटम में कोई डिफरेंस नहीं है। जब हम लोग एलिमेंट डिफाइन करने की कोशिश करते हैं तब हम लोग बेसिकली केवल ऐसे बोल देते हैं। लेकिन अगर जैसे मान लो कि मैं बोल दूं कि एटम ऑफ तुम्हारा कॉपर, तो उसमें फिर हम लोग पर्टिकुलर ऐसे बनाने की कोशिश करते हैं। तुम्हारा न्यूट्रॉन हो गया, फिर उसके बाद ये तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ये तुम्हारे वैलेंस शेल हो गए, है ना। ये जितने भी तुम्हारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, जब तुम लोग अभी आने वाले चैप्टर्स में पढ़ोगे तब तुमको पता चलेगा। तो जब मैं तुम्हारा एटम बोल रहा हूँ तो बेसिकली कुछ भी अंतर नहीं, वही तुम्हारा एलिमेंट ही है। तो काफी सारे हमारे घर में ऐसे भी सब्सटेंस पाए जाते हैं जो कि तुम्हारे सिंगल एलिमेंट से बने होते हैं, या फिर तुम्हारे सिंगल एटम से बने होते हैं। तो चलो मैंने तुम्हारे घर का एक एग्जांपल दे दिया कि हाँ तुम्हारा जो सिंगल एलिमेंट से बन रखा है। क्या तुम्हारे घर में और कोई एग्जांपल है जो केवल और केवल एक सिंगल एलिमेंट से बन रखा है? बताओ मुझे, बताओ अगर कोई हो तो बताओ। कोई एग्जांपल तुम अपने घर के आसपास देखो जिसको तुम्हें देख के लग रहा हो कि भैया वो प्योर सब्सटेंस है, क्योंकि वो केवल एक ही एलिमेंट से बन रखा है। बताओ आसपास देखो, कुछ दिख रहा है? हाँ भैया। बताओ क्या दिख रहा है? भैया बुक शेल्फ दिख रही है जो आयरन से बनी हुई है। आयरन, वेरी गुड। अब जैसे इसने बोल दिया कि भैया शेल्फ जो बनी हुई है वो आयरन से बनी हुई है, या फिर जैसे मान लो कि मैंने बोल दिया नील, कीलियां, है ना। तो अभी जो नील है, जो कीली है, तुम्हारी किस चीज से बनी है? आयरन से बनी हुई है। आयरन का जो फॉर्मूला होता है उसको बोलते हैं Fe। तो अगर मैं बोलूंगा कि जो तुम्हारे घर की जो शेल्फ है, जो तुम्हारी अलमारी है, वो तुम्हारे आयरन से बनी हुई है, तो मैं बोलता हूँ कि वो प्योर है कि इम्प्योर है। तो तुम बोलोगे अगर भैया ये जो मेरी शेल्फ है, अगर वो केवल आयरन के एलिमेंट से बनी है, मतलब Fe एलिमेंट से बनी है, या फिर तुम्हारे Fe के एटम से बन रखी हुई है, तो ये आपका प्योर है। तो हमारे घर में ऐसे काफी सारे सब्सटेंस होते हैं जिनमें केवल सिंगल एलिमेंट पाया जाता है ना। तो जैसे मान लो कि आयरन हो गया, ये चीज हो गया। अब इसके साथ जैसे मान लो कि तुम्हारे घर में पेंसिल होगी, पेंसिल है कि नहीं, बताओ मुझे। ये सर। पेंसिल है। पेंसिल की नोक किससे बनी होती है? तुम्हारी ग्रेफाइट से बनी होती है। और मैंने कल तुम लोग को समझाया था कि जो तुम्हारा ग्रेफाइट होता है बेसिकली कुछ नहीं होता है, एक टाइप का कार्बन ही होता है। क्या होता है? कार्बन होता है, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन होता है। तो इसका मतलब है कि जो तुम्हारी पेंसिल है वो सिंगल एक एलिमेंट से बनी हुई है, और वो किस एलिमेंट से बनी हुई है? कार्बन। कार्बन से बनी हुई है, ठीक है। तो अभी मैं तुमको क्लास में तुमको मैं एक पीरियोडिक टेबल दिखाऊंगा। क्या दिखाऊंगा? पीरियोडिक टेबल, तुम्हारा पीरियोडिक टेबल दिखाऊंगा। उस पीरियोडिक टेबल में तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं 118 एलिमेंट है। कितने हैं टोटल? 118 एलिमेंट है। और उस 118 एलिमेंट में जो तुम्हारे 98 एलिमेंट है वो तुम्हारे नेचर ने हमको खुद दिए हैं।
हमारे नेचर ने हमको खुद दिए हैं। और लेकिन जो बाद के जो बचे 20, वो 20 हमने अपने लैब में बनाए हैं। कैसे बनाए? लैब में उनको बनाए। तो हमारे आसपास तुमको जितनी भी चीजें दिख रही हैं, चाहे वो तुम्हारा बेड हो, चाहे वो तुम्हारा पानी हो, चाहे तुम्हारा कुछ भी हो, चाहे वो तुम्हारा हेयर हो, इवन चाहे तुम खुद क्यों ना हो, वो जो भी चीजें बन रखी है वो सारे तुम्हारे इस एलिमेंट से बन रखी हैं। किस चीज से बन रखी है? इस एलिमेंट से बन रखी है। तो अगर मान लो कि अगर वो चीज तुम्हारे सिंगल फॉर्म में पाई जा रही है, केवल एक ही एलिमेंट के फॉर्म में जा रही है, तो उसको हम लोग बोल देते हैं प्योर बोल देते हैं। लेकिन अगर मान लो कि एक से ज्यादा एलिमेंट से बन रखी है और वो सब्सटेंस एक से ज्यादा मॉलिक्यूल भी लेके चला है, तो वो इम्प्योर हो गया। जैसे मान लो कि तुम्हारे आसपास जैसे में कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लो कि तुम्हारे आसपास क्या है, जैसे मान लो कि जैसे मान लो कि तुम्हारे आसपास है, तुम्हारी चेयर है। क्या तुम्हारी चेयर तुम लोग को दिख रही है आसपास घर में? बताओ मुझे। हम्म, चेयर दिख रही है ना? अब मैं अगर बोलूंगा कि तुम्हारी चेयर किस किस एलिमेंट से बन रखी है, तो तुम बोलोगे कि भैया वुड से बन रखी है। वुड किससे बनता है? बेसिकली किसका होता है? एक तरीके का कार्बन ही होता है उस चीज को, मान लो। फिर मैं बोलूंगा क्या तुम्हारे उसमें केवल वही चीज है? फिर तुम बोलोगे कि भैया मैंने उसमें मतलब क्या कहते हैं, उसमें मैंने कीनिया भी ठोक रखी है, तो तुम्हारा उसमें एफी भी हो गया। तो तुम देख रहे हो हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं, वो सब इस 118 एलिमेंट से बन रखी हैं। अब हो सकता है कि कुछ चीजें हमारे मतलब क्या कहते हैं एज अ कंपाउंड फॉर्म में मिल रही हूँ, है ना? और हो सकता है कि मतलब क्या कहते हैं एज अ केवल एलिमेंट फॉर्म में मिल रही हूँ। तो एलिमेंट फॉर्म में जब मिलती हैं, तो वो उसमें मतलब क्या कहते हैं, जैसे मान लो कि आयरन हो गया, तुम्हारी पेंसिल हो गई, या फिर मान लो कि कोई शेल्फ हो गई, है ना? ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन ज्यादातर जो चीजें हमें मिलती है वो कैसे फॉर्म में मिलती है? तुम्हारे कंपाउंड फॉर्म में मिलती है। कैसे मिलती है? तुम्हारे कंपाउंड फॉर्म में मिलती है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हम्म, आ गया ना? हाँ तो भैया। अब देखो हमारे नेचर में दो चीजें पाई जाती है। एक पाया जाता है तुम्हारा डायमंड, और एक तुम्हारा पाया जाता है ग्रेफाइट। तो जब हम कभी भी इनको देखते हैं ना, तो हमको लगता है कि यार ये तो किसी भी एलिमेंट के रोल के जैसा दिख ही नहीं रहा है, ऐसा हमारा फील ही नहीं हो रहा है। लेकिन फिर जब हम लोगों ने इन पे फर्दर स्टडीज की, ये सब किया, तब हमें पता चला कि यार ये बेसिकली कुछ नहीं है, ये तुम्हारे एलोट्रॉप्स है कार्बन के। मतलब ये कार्बन ही है, बस ये कार्बन का दूसरा फॉर्म हो गया है। समझ में आ गया? तो अभी मैं तुम लोग को ये सब बताऊंगा कि ये तुम्हारा क्या होता है, आइसोटोप्स क्या होता है, आइसोमर्स क्या होता है ना? ये जब चीजें पता चलेंगी तब तुम लोग के बारे में इसमें और समझ में आएगा। अब देखो ये जो 118 एलिमेंट है, जैसे 118 एलिमेंट में कोई भी 5 एग्जांपल दो मुझे। कोई भी 5 एग्जांपल दो मुझे। कार्बन, भैया कार्बन हो गया, और बताओ कार्बन मुझे। हो गया, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हो फिर गया, नाइट्रोजन, और बताओ मुझे। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हो गया, और पोटेशियम, पोटेशियम हो गया, और नाइट्रोजन। नाइट्रोजन हो गया, और ये 5 ये हो गए। 5 हो गए। अब अगर तुम ध्यान से देखोगे, तो अगर मैं तुमको दिखाता हूँ इसमें, अगर तुम ध्यान से देखो, तो जो हमारे जितने भी एलिमेंट है, हम एलिमेंट को मैटर के सेंस में भी डिवाइड कर सकते हैं। मतलब 118 एलिमेंट हो सकता है, कुछ उसमें तुम्हारे सॉलिड फॉर्म में हो सकता है कि तुम्हारे कुछ लिक्विड फॉर्म में हो, और हो सकते हैं कि तुम्हारे कुछ गैस फॉर्म में हो। तो अच्छा, अगर मुझे तुम इसमें बताओ कि तुम्हारे इसमें से कौन से ऐसे हैं जो तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं गैशियस फॉर्म में है? बताओ मुझे। ये जो हमने अभी लिखे हैं ऊपर, इनमें से कौन से ऐसे भैया जो तुम्हारे गैशियस फॉर्म में? बताओ मुझे। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है हाइड्रोजन, मैम। नहीं हो, और बताओ। नाइट्रोजन। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, और बस एक यही है। और अगर जैसे मान लो कि अगर मैं बोल देता हूँ कि तुम्हारे सॉलिड फॉर्म में कौन है? तो भैया कार्बन हो गया, कार्बन हो गया, वेरी गुड। और पोटेशियम, पोटेशियम हो गया। पोटेशियम, और अगर मैं बोल दूं कि लिक्विड फॉर्म में कौन कौन है, तो या ब्रोमीन। ब्रोमीन हो गया। और ये पीबी का मतलब समझते हो क्या होता है? पीबी का मतलब बताओ मुझे। भैया पैलेडियम। नो, इसको बोलते हैं लेड, बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेड। या फिर सॉरी, मरकरी। क्या बोलते हैं? मरकरी बोल देते हैं। तो मुझे भैया बताओ। हाँ बोलो। भैया पर मैंने जो पीरियोडिक टेबल लगाई है उसमें तो उसमें पैलेडियम लिखा हुआ है पीडी को, फोर्टी पीडी सिक्स नहीं, नंबर है। पीबी, पीबी, पीबी। अच्छा पीबी। हाँ, पीवी है। ठीक है, वो चीज है। तो अभी मैं तुमको दिखाऊंगा, फिर मैं तुमको ये भी दिखाऊंगा कि जैसे कुछ जो तुम्हारे एलिमेंट हो जो सॉलिड फॉर्म में, वो कैसे दिख रहे हैं, और जो तुम्हारे लिक्विड फॉर्म में वो कैसे दिख रहे हैं, और जो तुम्हारे मतलब गैसियस स्टेट में वो कैसे दिख रहे हैं। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, जो मैंने एलिमेंट का एक मतलब तुमको बस छोटा सा एक बेसिक स्ट्रक्चर समझाने की कोशिश की? बताओ मुझे। हाँ भैया। अब अगर जैसे मान लो कि अगर मैं कोई भी मैटर ले लेता हूँ ना हमारे घर के आसपास का, जैसे मान लो कि मैंने चेयर को समझाने की कोशिश की थी, हम ठीक वैसे शुगर को भी समझा सकते हैं। शुगर मतलब क्या होता है? चीनी होता है। और चीनी तुम्हारे किस चीज से बनी होती है, मुझे बता सकते हो? तुम्हारा चीनी जो होता है, चीनी जो तुम्हारा ग्लूकोज से बनी थी, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? बताओ मुझे। सी C6H12 सिक्स एच ट्वेल्व और ओ ओ सिक्स सिक्स क्या होता है? C6H12O6 होता है। तो मुझे बताओ ये क्या है, तुम्हारे कितने एलिमेंट से बनकर बन रखा है? बताओ बताओ।
सर 3। हाँ 3 से बन रखा है। तो ये एक तरीके का क्या है तुम्हारा, ये कंपाउंड है ना, ये क्या कंपाउंड है। लेकिन अगर मान लो कि यही तुम्हारा, अगर मान लो कि जब तुम्हारा कार्बन के 6 मॉलिक्यूल आते हैं, हाइड्रोजन के 12 मॉलिक्यूल आते हैं, ऑक्सीजन के तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं 6 मॉलिक्यूल आते हैं, तब वो तुम्हारा एक मॉलिक्यूल बना देता है तुम्हारा जो शुगर मॉलिक्यूल होता है। और ठीक वैसे अगर मैं लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल बना दूं तो मैं बड़े आसानी से मतलब मैं किसी बर्तन में रख सकता हूँ, तो वो तुम्हारा ऐसा हो जाएगा प्योर सब्सटेंस। लेकिन अगर मान लो कि इसी जगह अगर मैं मान लो कि उसमें मैं पानी भी मिला दे रहा हूँ, तो पानी एक अलग मॉलिक्यूल हो गया और ये एक अपना अलग मॉलिक्यूल हो गया, इसका अलग मॉलिक्यूल हो गया, तब इस केस में तुम्हारा इम्प्योर हो जाता है। तो इम्प्योर प्योर ये जो भी चीजें हैं, हम इनके बारे में और अच्छे से पढ़ते रहेंगे। इवन जो हमारा ह्यूमन बॉडी होता है, अगर मैं अपनी ह्यूमन बॉडी की बात करूँ ना, तो उसमें भी काफी सारे एलिमेंट पाए जाते हैं। जैसे तुम्हारा सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, गेस कर सकते हो, बताओ हमारे ह्यूमन बॉडी में सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट पाया जाता है। आयरन। ऑक्सीजन। कितना, ऑक्सीजन। कौन सा पाया जाता है तुम्हारा, ऑक्सीजन पाया जाता है, जो कि बेसिकली कितना होता है 65%। अच्छा मुझे बताओ, कार्बन कार्बन पाया जाता है, बताओ मुझे, कार्बन पाया जाता है हमारी बॉडी में, बताओ। हमारे बॉडी में हाँ भैया। कार्बन भी पाया जाता है, और जो कार्बन का जो परसेंटेज है वो तुम्हारा 18%। अगर हमारी बॉडी में अगर ऑक्सीजन एक मतलब हमारी जो पूरी बॉडी बनती है ना, जो हमारे मसल्स हैं, या फिर जो मान लो कि जो हमारे मतलब क्या कहते हैं कि जो तुम्हारे बोन्स हैं, ये सारी तुम्हारी कार्बन से बन रखी हैं। तो हमारी ह्यूमन लाइफ जो जन्म लेती है ना, वो तुम्हारे ऑक्सीजन हो गया, कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कैल्शियम हो गया, इन सारे एलिमेंट से बनकर होती है। अगर मैं बोलूँ ना कि हाइड्रोजन भी हमारे बॉडी में पाया जाता है, हाँ, तो कम से कम वो तुम्हारा 10% हमारे बॉडी में पाया जाता है। क्या भैया नाइट्रोजन भी पाया जाता है, हाँ, तो हमारे बॉडी में वो नाइट्रोजन भी 3% पाया जाता है। क्या भैया कैल्शियम भी पाया जाता है, हाँ, तो कैल्शियम भी पाया जाता है। तो अब भैया इनका सोडियम। परसेंटेज, हाँ बोलो बेटा। भैया सोडियम भी पाया जाता है। हाँ सोडियम भी पाया जाता है। तो हमारी जो बॉडी है वो हमारे डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट से बनकर हो सकती है। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। तो एलिमेंट क्या है तुम्हारा, कंपाउंड क्या है, इन सब के बारे में अभी और अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन जो मेरा एक एलिमेंट को समझाने का जो एक छोटा सा बेसिकली एक वो था, वो समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मुझे बताओ बेसिक थोड़ा सा। हाँ भैया। आ गया ना। तो अब जैसे मान लो कि मैंने बोल दिया कि 118 टोटल एलिमेंट है, जिसमें से तुम्हारे कितने तुम्हारे लैब में बने, बताओ मुझे। फिर 20। 20 बने, और बाकी कितने बचे। 98। 98 जो हमारे नेचर से हमें मिले हैं। ठीक है, ये है। तो अभी ये जो तुम्हारे 118 एलिमेंट है ना, हम इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। कुछ होंगे तुम्हारे मेटल होंगे, कुछ होंगे तुम्हारे नॉन मेटल होंगे, और कुछ तुम्हारे होंगे मेटोलाइट, मेटल। जिनके अंदर ये प्रॉपर्टी होगी, मेटल की भी प्रॉपर्टी होगी और नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी होगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो तुम्हारा एलिमेंट है, एलिमेंट के बारे में पढ़ते हैं। फिर उसके बाद फिर हम लोग मेटल के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग नॉन मेटल के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग मेटोलाइट के बारे में पढ़ेंगे। तो जब हम ये तीनों चीजें पढ़ चुके होंगे, तो इसका मतलब है कि तब हम लोग प्योर सब्सटेंस का जो पहला पार्ट है, पहला पार्ट क्या है तुम्हारा, जो कि है तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि एलिमेंट है, वो हम लोग पढ़ चुके होंगे। फिर हम आएंगे कंपाउंड में आएंगे। फिर जब हम लोग कंपाउंड पढ़ चुके होंगे, फिर हम लोग इम्प्योर में आएंगे। इम्प्योर में फिर पढ़ेंगे हम लोग क्या कहते हैं कि तुम्हारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, फिर तुम्हारा क्या कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। फिर हेट्रोजीनियस मिक्सचर में दो चीज हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे कि तुम्हारा कोलाइडल सोल्यूशन क्या होता है, और तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं सस्पेंशन सोल्यूशन क्या होता है। तो चैप्टर को हम लोग स्ट्रक्चर वाइज पढ़ने वाले हैं। तो मुझे बताओ, हमने जो एक बेसिक पढ़ने की कोशिश की एलिमेंट को, वो समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मुझे इतना बताओ बच्चों। हाँ भैया। आ गया ना। तो देखो मैं यही चीज तुम लोग को जो अभी तक मैं समझा रहा था ना, तो बेसिकली यही चीज है। जैसे तुम्हारा ये कार्बन है ना, अभी कार्बन का ये एटम है। अगर तुम इसको अगर ये कार्बन का एटम अगर मैं मिलाता जाऊं तो ये किसी का भी फॉर्म ले सकता है, पेंसिल का भी फॉर्म ले सकता है। लेकिन अगर हम लोग इसको चाहें कि लाओ इसको हम लोग मतलब क्या कहते हैं ब्रेक कर दे, तोड़ दे, तो हम लोग तोड़ नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि कार्बन एक एलिमेंट है, ये खुद अपने ही एक लास्ट स्टेज में है। मतलब ये खुद एक ऐसा सब्सटेंस हो रखा है कि जिसको हम लोग फर्दर स्प्लिट अप नहीं कर सकते, तोड़ नहीं कर सकते। भले चाहे हम जिस मेथड का अप्लाई करना चाहे, हीट करे, चाहे मतलब क्या कहते हैं लाइट एनर्जी दे या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे। लेकिन अगर जैसे मान लो कि हमारे पास कोई कंपाउंड है, कंपाउंड जैसे मान लो कि हमारे पास वाटर एज ए कंपाउंड है, क्या है हमारे पास ऐसा वाटर ऐसा कंपाउंड हो गया। तो अगर हम मान लो कि अगर हमारे पास वाटर जैसा कंपाउंड होगा, तो हम बड़ी आसानी से उसको तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ सकते हैं? वाटर को हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, तो वाटर में बताओ वाटर के मॉलिक्यूल किस किस चीज से बने, बताओ मुझे। भैया ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से बने। तो जब तुम लोग क्लास 10th में आओगे, तब मैं तुम लोग को इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस समझाऊंगा कि इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होता क्या है। तो अभी ये देखो हम इसी उसी चीज को करने वाले हैं। ये क्या है? सॉल्ट वाटर ब्राइन सोल्यूशन भी इसको बोल देते हैं। तो ये देखो अब ये क्या है, हमने एक कैथोड और एक एनोड रे बनाया, हम इसमें बैटरी को कनेक्ट करेंगे, तो तुमको बबल होते हुए निकलते हुए दिखेगी।
तो ये देखो ये क्या होगी, बबल होते हुए निकलते हुए दिखेगी। तो तुम्हारे इसमें जो बबल होते हुए दिख रही है, तुम्हारे कैथोड से कौन सी निकलेगी, एनोड से कौन सी निकलेगी, वो बाद में पता चलेंगे जब तुम बड़ी क्लास में होगे। तो देखो एक तरफ से हाइड्रोजन निकल रही है और एक तरफ से तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं क्लोरीन निकल रही है, और तुम्हारे कुछ फॉर्म में ऑक्सीजन भी निकल रही है। तो तुम देख रहे हो कैसे एक वाटर जो तुम्हारा है, वाटर तुम्हारा स्प्लिट अप हो जा रहा है, वो टूट जा रहा है। तो टूटने का मेन कारण यही है उसका, क्यों? क्योंकि वो तुम्हारा एलिमेंट फॉर्म में नहीं है, वो तुम्हारे किस फॉर्म में, वो तुम्हारे कंपाउंड फॉर्म में। लेकिन अगर जैसे मान लो कि मैं कार्बन की पेंसिल को तोड़ना चाहूँ, उसको ब्रेक करना चाहूँ, तो मैं उसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकता। ठीक ऐसे ऑक्सीजन हो गया, ये सब हो गया। तो हमारे घर में ऐसे काफी सारे सब्सटेंस होते हैं जो कि केवल सिंगल एक ही एलिमेंट से बने होते हैं, और हम उनको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे मान लो कि हमारे घर में पाया हुआ तुम्हारा ये कॉपर का वायर या फिर कॉपर का हमारा बर्तन, तो वो किस चीज से बन रखा है, वो तुम्हारा टोटल प्योर कॉपर से बन रखा है। लेकिन अगर मान लो कि जैसे उसको अब जैसे मुन्ने बोल दिया कि तुम्हारे घर में कीलियां होगी, तो तुम्हारी अगर मान लो कि कीली अगर प्रॉपर होगी, केवल आयरन से बनी होगी, तो वो एक तरीके से हम बोलेंगे कि हाँ ये एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें केवल और केवल तुम्हारे आयरन के तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं एटम्स पाए जा रहे, आयरन के पाए जा रहे हैं। लेकिन एक आयरन की एक खासियत ये होती है कि वो अगर मान लो कि वो तुम्हारा वाटर और तुम्हारा मॉइस्चर के सेंस में तुम्हारा वो हो जाता है, क्या हो जाता है, तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं रस्ट खा जाता है। तो इस रस्टिंग से बचाने के लिए काफी बार हम लोग इसमें क्या कहते हैं स्टील भी मिलाते हैं, तभी हम लोग इसको क्या बोल देते हैं, स्टेनलेस स्टील की भी कोई कीलियां होती है जिनमें कभी भी जंग नहीं लगता है। तो वो जो अगर मान लो कि अगर उसी आयरन में हमने कुछ और भी बना दिया, तुम्हारा हमने क्या कहते हैं लेड मिला दिया, ये सब मिला दिया, तो वो स्टेनलेस स्टील हो गया। तो मुझे तो क्या उस सेंस में ये एलिमेंट रह जाएगा? नहीं, नहीं रह जाएगा ना, नहीं तब मेरा यूज फाउल सेंस। हो जाएगा। हाँ तब ये क्या हो जाएगा, एक तरीके से इम्प्योर हो जाएगा। तो ये देखो अभी अगर मान लो कि ये तुम्हारी क्या है, ये तुम्हारा ग्रेफाइट है जो कि कार्बन से बन रखा है। तो अभी अगर मैं इसको स्प्लिट अप करना चाहूँ, इसके एटम्स को तोड़ना चाहूँ, तो मैं तोड़ नहीं पाऊंगा, क्यों? क्योंकि वो सिंगल एलिमेंट से बन रखा है जो कि तुम्हारे कार्बन है। तो ये चीज मैंने बताने की कोशिश की। उसके बाद मैंने एक तरीके तुमको दिखाई, ये है तुम्हारी पीरियोडिक टेबल, है ना। तुम लोग टेंथ, नाइन्थ टेंथ में तुमको मैं इतनी बार दिखाऊंगा उसको कि ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। तो ये जो तुम अगर तुम इनकी कैलकुलेशन करने की कोशिश करोगे तो टोटल तुम्हारे कितने आएंगे, तुम्हारे 118 आएंगे, जिनमें से 98 तुम्हारी कितनी जो तुम्हारी नेचर में मिली है, और जो तुम्हारी 20 है वो कौन से तुमने आर्टिफिशियली तुम्हारी प्रिपेयर की गई है। ये जो तुम्हारे 18वें ग्रुप में जो तुमको दिख रही है ना, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, और ये तुम्हारा एक ऑर्गटन करके कुछ ऐसे होता है, नाम नहीं याद आ रहा उसका। ठीक है, ये चीज है। तो ये सबसे स्टेबल होती है। ये क्या होती है, स्टेबल होती है। अब इनके सेंस में ही सारे मतलब क्या कहते हैं एलिमेंट इनके जैसा बनना चाहते हैं। तो ये बनना चाहते हैं, ये बनने की वजह से इन पे एन पॉजिटिव क्यों होता है? जैसे मान लो कि हम लोग हमेशा नाइट्रोजन को कैसे लिखते हैं, N2 लिखते हैं। हाइड्रोजन को कैसे लिखते हैं, H2 लिखते हैं। तुम्हारे क्या कहते हैं ऑक्सीजन को कैसे लिखते हैं, O2 लिखते हैं। आयोडीन को कैसे लिखते हैं, I2 लिखते हैं। ब्रोमीन को कैसे लिखते हैं, Br2 लिखते हैं। क्लोरीन को कैसे लिखते हैं, F2 लिखते हैं। तो ये चीज हो गया। तो ये इनके साथ ये दो के एटम में क्यों आ रहे हैं, मतलब ये दो मतलब क्या कहते हैं सिंगल नहीं आ सकता। तो भाई ये कभी भी सिंगल नहीं आ सकते, क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि ये सिंगल कभी भी स्टेबल नहीं होते, मतलब ये अपने आप में तड़पते रहते हैं। तो अगर मान लो कि अगर इनको स्टेबल होना है, तो इनको अपने साथ एक और भी नाइट्रोजन को लेके चलना पड़ता है। तो ये स्टेबल जैसे ही हो जाएंगे, तो फिर ये जो तुम्हारे इनके जो नियरेस्ट जो मतलब मान लो कि जो भी तुम्हारे नियरेस्ट ये जो नोबल गैसेस है, हीलियम, जेनॉन, क्रिप्टॉन, ये जो भी इनकी नोबल गैसेस है, ये उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लेते हैं। मुझे मालूम है तुम लोग के बाउंस हो गया होगा कि भैया ये मतलब क्या स्टेबल क्या होता है, नॉन स्टेबल क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, उसकी दिक्कत मत लो। बस मैं केवल तुम लोग को वर्ड से रूबरू करा रहा हूँ। तो जैसे जैसे तुम लोग ये वर्ड से रूबरू होते जाओगे, वैसे ही जैसे तुम्हारा एटम एंड इट्स मतलब एटम और मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर, और जब इन सब के बारे में पढ़ोगे, तब तक तुम लोग को काफी सारी चीजें आ चुकी होंगी। बस केवल अभी तुम इतना जानो कि एक तुम्हारी एक पीरियोडिक टेबल है, और इस पीरियोडिक टेबल में टोटल तुम्हारे 118 एलिमेंट है, और उन 18 एलिमेंट में तुम्हारे 98 एलिमेंट ऐसे हैं जो नेचर ने हमें दिए हैं, और 20 वैसे हैं जो हमने खुद से प्रिपेयर किए हैं। तो अगर मान लो कि एलिमेंट है, तो एलिमेंट को हम लोग मतलब क्या कहते हैं डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन यही एलिमेंट मतलब क्या कहते हैं आपस में मिलकर कंपाउंड जरूर बना सकते हैं। तो जैसे मान लो कि तुम्हारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना देगा, H2O बना सकता है, पानी बना सकता है, ये चीज हो गया है ना। तो ये हो गया तुम्हारा, है ना। अब जैसे मान लो कि मैंने कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना सकता है, तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड बना सकता है। लेकिन मैं बोलूंगा कार्बन डाइऑक्साइड को क्या अलग अलग कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल उसको फर्दर स्प्लिट किया जा सकता है। लेकिन अगर मैं बोलूँ क्या हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये जो तुम्हारे 118 एलिमेंट है, क्या इनको हम लोग अलग अलग कर सकते हैं, बताओ मुझे? नहीं भैया। इनको स्प्लिट नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ही स्प्लिट फॉर्म में हो रखे हैं। इवन जो हमारे नेचर में जो तुम्हारा डायमंड और ग्रेफाइट दिखता है, जो काफी कॉम्प्लेक्स होता है, समझ में नहीं आता, वो भी एक टाइप का ही कार्बन का ही एलिमेंट होता है। तो उसको भी ज्यादा हम लोग स्प्लिट अप नहीं कर सकते। तो अगर मैं एलिमेंट को डिफाइन करने की कोशिश करूं,
तो कुछ तुम्हारे होंगे सॉलिड होंगे, कुछ लिक्विड होंगे, कुछ गैस होंगे। अच्छा मुझे देख के तुम बता सकते हो ये क्या है, ये कौन सा एलिमेंट है, बताओ मुझे। बहुत सारे भैया एक्सपेरिमेंट तुमने किए सोडियम। होंगे। सोडियम। बताओ। या सोडियम। सोडियम है, और बताओ। अच्छा मान लो कि जैसे मैंने बोल दिया कि सोडियम नहीं है, ये तो सोडियम है नो डाउट, तुमने एकदम आंसर सही बोला कि हाँ भैया ये सोडियम है जिसको हम लोग Na से लिखते हैं। तो मुझे बताओ ये सोडियम के अलावा और क्या हो सकता है जो कि बड़े आसानी से कट जा रहा है। भैया गोल्ड। प्योर। वो तुम्हारा गोल्ड बेटा तो येलो कलर का होता है ना। तुम्हारा पोटेशियम। पोटेशियम तुम्हारा बल्कि मतलब क्या कहते हैं सोडियम से ज्यादा सॉफ्ट होता है और ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो जब मैं तुम लोग को रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ाऊंगा क्लास 10 में, तब तुम लोग को और अच्छे से याद हो जाएगा। तो अभी अगर तुम लोग बस के लिए इतना जान लोगे ना कि अगर पानी में अगर हम लोग सोडियम को डालेंगे तो धमाका होगा, और अगर मान लो कि हम लोगों ने पोटेशियम को अगर पानी में डाला तो डबल धमाका होगा। अभी मुझे बताओ जैसे कोई ये एलिमेंट है, ये तुम्हारा सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है तुम्हारा ये एलिमेंट कैसा है तुम्हारा सॉलिड फॉर्म में, लेकिन है ना जैसे सॉलिड फॉर्म का एक और एग्जांपल हो गया, ये क्या हो गया कार्बन। कार्बन भी तुम्हारा क्या है सॉलिड फॉर्म में है ना, ये चीज हो गया। तो तुमको अब जैसे मान लो कि मैंने तुम्हारा क्या कहते हैं एयर के फॉर्म में क्या हो सकता है, ये जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हो गया। हाइड्रोजन क्या हो गया, ये भी तुम्हारा एयर के फॉर्म में, और इनके एग्जांपल तुमने देख रखा होगा। बैलून में तुम्हारे हाइड्रोजन गैस भी भरी जाती है, हीलियम गैस भी भरी जाती है, और तुम्हारी ऑक्सीजन गैस भी भरी जाती है। तो तुम देख रहे हो, तो अगर जैसे इसके अंदर जो भरा जा रहा है, जो एलिमेंट जो भरा जा रहा है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जो तुम्हारा ये सारी चीजें हो गई, ये सब तुम्हारा रूम टेम्परेचर पे क्या है, गैस है कि लिक्विड है कि सॉलिड है, बताओ मुझे। गैस। गैस है ना। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि यार कुछ एलिमेंट तो तुम्हारे गैस हैं, कुछ एलिमेंट तुम्हारे सॉलिड है, और कुछ एलिमेंट तुम्हारे लिक्विड भी हैं। तो 118 तुम्हारे 118 एलिमेंट में केवल दो ही एलिमेंट है जो तुम्हारे लिक्विड स्टेज में है। एक कौन सा है मुझे बताओ, एक कौन सा है। भैया मर्क्यूरी। एक तुम्हारा कौन सा है? एक है तुम्हारा ब्रोमीन है, और एक तुम्हारा कौन सा है तुम्हारा मर्क्यूरी। मर्क्यूरी। अच्छा मुझे कोई बता सकता है कि इनमें से मेटल और नॉन मेटल कौन कौन है। भैया मर्क्यूरी मेटलॉइड है शायद से, और ब्रोमीन नॉन मेटल। अच्छा तुम बताओ प्रोमिता। प्रोमिता क्लास में नहीं है क्या। चलो क्लास में नहीं। अभिषेक तुम बताओ। भैया मरकरी मर्क्यूरी मेटल है। मेटल है। हाँ मरकरी तुम्हारा क्या मेटल है, और तुम्हारा ब्रोमीन क्या है तुम्हारा नॉन मेटल है। नॉन मेटल। कुलदीप तुम भी आंसर दो, तुम शांत क्यों बैठे हो। ठीक है तो तुम ध्यान से देखो। अच्छा मुझे बताओ मेटल ज्यादातर कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं कि लिक्विड होते हैं कि गैस होते हैं। भैया ज्यादातर ज्यादातर तो सॉलिड होते सॉलिड। हैं। ज्यादातर सॉलिड होते हैं। और अगर मान लो कि मैं अगर एक एक्सेप्शन याद करना चाहूँ सॉलिड का मतलब मेटल का, तो कौन सा हो सकता है वो तुम्हारा लिक्विड वाला। और लिक्विड वाले में क्या एग्जांपल दोगे, मरकरी का दोगे। ठीक वैसे ज्यादातर तुम्हारे नॉन मेटल क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं कि गैस होते हैं। भैया वो तीनों में से कोई भी हो सकता है। वो तीनों में से तो कोई भी हो सकते हैं ऐसा तो है ना, लेकिन सबसे ज्यादा कौन से होते हैं तुम्हारे, सॉलिड। वो तुम्हारे सॉलिड। गैस होते हैं। वो क्या होते हैं तुम्हारे, वो गैस होते हैं। लेकिन उसका भी हमने मतलब एक हमने एक्सेप्शन ले लिया, जो कि तुम्हारा कौन सा लिक्विड स्टेज वाला, और लिक्विड वाला तुम्हारा कौन सा है वो ब्रोमीन है। तो अभी अगर तुम लोग को याद भी नहीं होगा ना, तो भी मैं तुम लोग को बोल 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 के अभी बहुत सारी चीजें आएंगी। मेटल आएगा, नॉन मेटल आएगा, फिर भी मैं तुमको उसको याद करा दूंगा। तो ये देखो 118 एलिमेंट में तुम्हारे लिक्विड में रूम टेम्परेचर पे तुम्हारे केवल मर्करी और ब्रोमीन ही है। तो ये देखो इसको ध्यान से देखो। अच्छा मुझे बता सकते हो ये क्या है तुम्हारा ब्रोमीन है कि तुम्हारा मर्करी है, बताओ। भैया ये ब्रोमीन। ब्रोमीन है, और इसकी जो गैस होती है वो बड़ी हैवी गैस हाँ होती हैवी होती है। याद करो अगर तुम लोग कुलदीप और तुम लोग हो मतलब तो मैंने इसको दिखाया था, हाँ। इसके बारे में ना दिखाया था मैंने, ये वाली वीडियो है ना, दिखाया था ना। ये काफी हैवी होती हाँ। है ना, और ये पूरे रूम में फैल जाती है। और ब्रोमीन में हमने डिफ्यूजन का एग्जांपल भी पढ़ाया था। हाँ क्या पढ़ाया था, डिफ्यूजन का एग्जांपल भी पढ़ाया था। तो ये देखो इसको फिर हम लोग मतलब क्या कहते हैं स्टोर करना होता है, तो हम लोग फिर से उसको ऐसे स्टोर करते हैं, बाद में इसी टेस्ट ट्यूब को गर्म करके उसको फिर हम लोग ज्वाइंट कर देते हैं है। ना। फिर अभी हम लोग इसको हीट करेंगे, हीट करने के बाद इसको ऐसे करके ऐसे ज्वाइंट कर देते हैं। क्यों, क्योंकि तुम्हारे रूम टेम्परेचर पे रहती है, लेकिन अगर जैसे ही ज्यादा टेम्परेचर हुआ, ज्यादा वो बढ़ा, तो मुझे मालूम है कि ब्रोमीन एक नॉन मेटल है, और नॉन मेटल अपने आप को किस फॉर्म में रखने की कोशिश करता है तुम्हारा, गैसियस स्टेट में करने की कोशिश करता है। तो जो तुम्हारा लिक्विड है ना, वो तुम्हारा गैस में कन्वर्ट हो जाएगा एक तरीके से, अगर टेम्परेचर तुम्हारा बढ़ गया, रूम का टेम्परेचर बढ़ गया तो। ठीक ऐसे तुम्हारा ये क्या है, तुम्हारा मर्करी है ना। ये देखो ये क्या है तुम्हारा मर्करी है। तो मर्करी भी तुम देख सकते हो कैसे किस फॉर्म में हो रखा है, सॉलिड में कि लिक्विड में। लिक्विड।
लिक्विड लिक्विड। में ना। तो देखो अगर इसी इसको भी देखो, अगर हम इसको भी बंद करेंगे ना, तो ये भी तुम्हारा बॉयल होगा, ये भी बॉयल होगा, लेकिन इसका काफी ज्यादा टेम्परेचर लगता है। तो हमने इसका वाला भी पढ़ा था, है ना, ये देखो, या हमने पढ़ा था ना कि तुम्हारा अगर मान लो कि लिक्विड को अगर हम लोग हीट करेंगे तो तुम्हारा गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये देखो ये भी गैस में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन उसके लिए जो हम लोग हीट सप्लाई दे रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा दे रहे हैं। तो इस चीज को याद रखना। सारे मेटल तुम्हारे लगभग लगभग तुम्हारे कैसे होते हैं, लगभग लगभग क्या, तुम्हारे सारे ही मेटल तुम्हारे सॉलिड होते हैं, लेकिन मरकरी एक ऐसा मेटल होता है जो तुम्हारा लिक्विड स्टेज में होता है, ये चीज है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया ना? हाँ। तो अगर मैं अपने घर के और एग्जांपल लेने की कोशिश करता हूँ तो मैं शुगर को भी बोल सकता हूँ। तो शुगर किस किस चीज से बन रखा है, तुम्हारा कार्बन से बन रखा है, हाइड्रोजन से बन रखा है, तुम्हारा ऑक्सीजन से बन रखा है। और अगर मैं बोलता हूँ ह्यूमन बॉडी किस चीज से बन रखी है, तो ह्यूमन बॉडी तुम्हारे तुम्हारे क्या कहते हैं, तुम्हारा क्या कहते हैं, ऑक्सीजन से भी बन रखी है, तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड से भी बन रखी है, हाइड्रोजन से भी बन रखी है, तुम्हारे नाइट्रोजन एलिमेंट से भी बन रखी है, कैल्शियम से भी बन रखी है। लेकिन सबसे ज्यादा किस चीज से बन रखी है, तुम्हारे ऑक्सीजन से बन रखी है। तो ये जो तुम इमेज देख रहे हो ना, ये बेसिकली तुम्हारे एक एटम का स्ट्रक्चर है। ये क्या तुम्हारा, ये तुम्हारा एक एटम का स्ट्रक्चर है। तुम्हारा किस किस किसके एटम का स्ट्रक्चर है, मुझे बता सकते हो? ये किस एटम का स्ट्रक्चर है? कार्बन। ये भैया कार्बन का एटम का कार्बन स्ट्रक्चर लिखा है। हुआ और अगर जैसे मैं बोल दूं कि ये किस एटम का स्ट्रक्चर है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटम का स्ट्रक्चर है ना। तो ये चीज है। तो अगर मैं एटम नहीं बोलना चाह रहा हूँ तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि भाई ये कार्बन का एलिमेंट है। ये क्या है तुम्हारा, ये कार्बन का एलिमेंट है। ये कौन सा है तुम्हारा, ये ऑक्सीजन का एलिमेंट है। भैया ये कैसा है तुम्हारा, ये हाइड्रोजन का एक मतलब क्या कहते हैं एलिमेंट है। तो अब अगर जैसे मैं तुम लोग को एक छोटा सा बेसिक बताने की कोशिश करूँ ना, चैप्टर थर्ड के सेंस में, तो ये तो तुम्हारा लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है, लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसको हम लोग बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मतलब जो लास्ट की आउटर शेल है, शेल मतलब क्या होती है, बाउंड्री। तो जो लास्ट वाली बाउंड्री होती है हम लोग उसको बोल देते हैं वैलेंस शेल। तो मतलब शेल होता है बाउंड्री और वैलेंस मतलब होता है आखिरी, मतलब आखिरी बाउंड्री। और अगर मैं बोल देता हूँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो मतलब कि एक ऐसा इलेक्ट्रॉन जो तुम्हारी लास्ट वाली बाउंड्री में घूम रहा है। तो ये अगर जैसे मैं बोलता तो कि कार्बन में लास्ट वाली बाउंड्री में कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, बताओ मुझे, भैया देख के बताओ। 4। फोर। चार घूम रहे हैं ना, वेरी नहीं। गुड। हाँ। चार घूम रहे हैं। तो इसी तरीके से हाँ। तुमसे पूछा जाएगा कि कार्बन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो तुम बोल दोगे भैया चार होते हैं। तो बाद में मैं तुमको सिखाऊंगा कि ये चार क्यों होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ भी बताऊंगा। ठीक वैसे अगर जैसे मैं पूछूं कि बताओ मुझे ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? भैया एक। 6। छह होते हैं, वेरी गुड। और अगर जैसे मैं बोलूँ कि तुम्हारे पता हाइड्रोजन में कितने होते हैं? भैया 1। एक होता है। तो अभी ये याद करो या ना याद करो, लेकिन चैप्टर थ्री और चैप्टर फोर तक में तुमको बहुत सारी चीजें आसान हो जाएंगी। ठीक है, चलो ठीक है। कुलदीप बेटा इसका आंसर बताओ। What is the defining characteristic of an element? It can be split into substances by applying heat. It can be split into simpler substance for electric energy. It cannot be slipped up to two or more simpler substance by chemical methods. A option C. क्या हो जाएगा तुम्हारा, ऑप्शन सी। वेरी गुड। अब आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो यश। Why is carbon considered an element? Because it can be easily melted, because it can be split into simplest substances like hydrogen, because it cannot be broken down into two or more simple substances by chemical reaction, because it reacts readily with oxygen. Be option C. ऑप्शन सी, वेरी गुड। आ जाओ, अब इसका बता दो बेटा अभिषेक। Which of the following is given as example of an element in the text? Water, hydrogen, oxygen, both B and C. Both B and C. बहुत बी एन सी, वेरी गुड। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो, मतलब क्या कहते हैं इसको बताओ। अब लाइन वाइज बताते रहो। Why is water not an element? Because it is made up of one kind of atom, because it cannot be broken down into simpler substance, because it can be split into hydrogen and oxygen by electricity. Yes, see. सी वाला, वेरी गुड, है ना। और जब भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के सेंस में किसी भी कंपाउंड को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं पानी में, तो हम लोग उसको क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बेटा उसको, Problem. इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, है ना। तो ये जो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होता है वो तो तुमने आज देख लिया, लेकिन इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस तुम्हारा नाइन्थ और टेंथ में और डीपी में पढ़ाने की कोशिश करूंगा ये चीजें। चलो अब इसका आंसर भैया बताओ। हाँ बोलो बेटा। भैया इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस पिछले साल 8th में था। हाँ तो चलो कोई बात नहीं, आ जाओ इसको बताओ आंसर। An element is a substance which is made up of only one kind of
molecules, compounds, mixtures, atoms. ट्रिकी है, सोचना पड़ेगा तुम्हें। सोचो। भैया ऑप्शन डी एटम्स। हाँ, एटम। तो देखो, जो तुम्हारा एलिमेंट है वो तुम्हारा एक ही एटम से मिलकर बना होगा। लेकिन अगर जैसे मान लो कि मैंने कोई एलिमेंट, जैसे मान लो कि कोई सब्सटेंस है, मैंने बोल दिया कि कॉपर हो गया, तो कॉपर तुम्हारा एक ही एलिमेंट से बन रखा है, तो मैं बोलूंगा कि वो एक ही एटम से बन रखा है। और किसके एटम से बन रखा है? तुम्हारे कॉपर के ही एलिमेंट, मतलब कॉपर के एलिमेंट या फिर तुम्हारे एटम से बन रखा है। लेकिन तुमको डाउट हुआ होगा मॉलिक्यूल में। तो मॉलिक्यूल अगर जैसे मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन, ये N2, तो ये तुम्हारा मॉलिक्यूल हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुमको इसमें दो एलिमेंट तुमको देखने को मिल रहे हैं, दोनों ही एलिमेंट सेम है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन दोनों ही सेम है। लेकिन अगर मैं इसको डिवाइड करने की कोशिश करूंगा तो मैं इसको फिर भी सिंपलर सब्सटेंस में डिवाइड कर सकता हूँ। तो मतलब मॉलिक्यूल को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं, कंपाउंड को हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं, मिक्सचर को हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं, लेकिन एटम को हम लोग स्प्लिट नहीं कर सकते। तो अगर कोई सब्सटेंस केवल और केवल एक ही एटम से बन रखा है तो वो क्या होगा? एक प्योर होगा। मिक्सचर होगा तो वो तुम्हारा इम्प्योर होगा। अगर वो कंपाउंड है और वो एक ऐसा कंपाउंड है जो मॉलिक्यूल के सेंस में है, जो कि सिंगल एलिमेंट से ही बन रखा है, तो वो भी वो तुम्हारा प्योर होगा। लेकिन अगर एक ऐसा कंपाउंड है जो कि डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल से बन रखा है, तो वो हो जाएगा तुम्हारा इम्प्योर हो जाएगा। तो मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया? हाँ भैया। आ गया ना? अभिषेक बेटा इसका आंसर बताओ। Quantities of particular mixture and elements cannot be split into small steps. It is माइक पास में possible. रखी बोलो। Yeah? माइक पास में रखी बोलो, आवाज थोड़ी धीमी आ रही है। It is made of only one kind of atom. It requires too much energy. Its particles are too small. Option B. ऑप्शन बी, क्योंकि ये एक ही एटम से बन रखा है और एक एटम को ब्रेक करने के लिए बहुत ही ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो इसका समहाउ सी भी आंसर हो सकता है। लेकिन तुम पहले बी ही वाला याद रखना कि एक एलिमेंट को हम लोग फर्दर इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। वरना भाई, अगर जैसे मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि तुम्हारा सोडियम, सोडियम को अगर हम लोग ब्रेक करने की कोशिश करें तो क्या हमको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नहीं मिल रहा? क्या हमको इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहे? क्या वो भी तुमको मिल रहे हैं ना? तो बेसिकली वो उसके पार्ट है, और अगर हम इनको हटाना चाहे, अलग करना चाहे, तो अलग भी कर सकते हैं। लेकिन अलग करने के लिए हमको बहुत ही ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। तो हम जब बोलते हैं ना फिजिकल फोर्स और केमिकल फोर्स, तो फिजिकल फोर्स और जो केमिकल फोर्स होता है वो एक लिमिटेड फोर्स होता है। तो उस लिमिटेड फोर्स में आप किसी भी एक सिंपलर, मतलब क्या कहते हैं, किसी भी एलिमेंट को आप एक सिंपलर सब्सटेंस पे नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी ही एक एटम से मिलकर बना हुआ है। ये चीज है। चलो आ जाओ, अब इसका आंसर बताओ। How many elements are currently known according to the text? Option C. ऑप्शन सी 118, वेरी गुड। चलो अब इसका आंसर बताओ। Out of the total known elements, how many are found naturally in the nature? भैया ऑप्शन बी 98। 98, वेरी गुड। आ जाओ, अब इसका आंसर बताओ। What is true about the remaining elements that are not found in nature? Naturally, they बताओ। are composed, they are mixed, they have been prepared artificially, they are still undiscovered. They are compound. ये बोल रहा है कि हाँ, ये बोल रहा है कि मतलब क्या कहते हैं, क्या मतलब व्हाट इज द ट्रू अबाउट द रिमेनिंग एलिमेंट दैट आर नॉट फाउंड नेचुरली? मतलब कि उनके बारे में क्या सही है? क्या वो कंपाउंड है, क्या वो मिक्सचर है? तो हम लोग एलिमेंट की बात कर रहे हैं, तो एलिमेंट तो ऐसा कंपाउंड हम लोग लिख ही नहीं रहे। तो वो जो तुम्हारे नेचुरली नहीं पाए जा रहे हैं, हम उनको आर्टिफिशियली बना रहे हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मतलब 118 एलिमेंट है, 118 एलिमेंट में तुम्हारे पास 98 तो नेचर नेचर ने ही हमको दे दिए कि ले भाई कार्बन, ले भाई नाइट्रोजन, ले भाई ऑक्सीजन। लेकिन जो तुम्हारे हम नहीं बना पा रहे, जो हमें नेचर से नहीं मिल रहा है, तो अगर उनके बारे में एक सच बात बोली जाए तो वो ये है कि हमने उन लोग को आर्टिफिशियली बनाया। तो इसका आंसर होगा सी। समझ में आ गया? वो कंपाउंड नहीं होंगे। वो हम लोग जो पीरियोडिक टेबल जो पढ़ते हैं, पीरियोडिक टेबल में जो 118 जो पीरियोडिक टेबल में जो चीजें होती हैं, वो तुम्हारा एलिमेंट होती है, वो कोई कंपाउंड नहीं होती है। वो क्या होती है? वो खुद में अपने एक एलिमेंट होती है। उनसे मिल मिलकर भले चाहे कंपाउंड तुम बना लो, जो कि तुम्हारे आसपास की चीजों में दिखता है। लेकिन वो जो वहाँ पीरियोडिक टेबल में जो चीजें होती है, वो सारी ही तुम्हारी एलिमेंट होती हैं। अब इसका आंसर बताओ। According to the text, every substance in the world is made up of one or more elements.
वन और मोर एलिमेंट्स, ठीक है। कुलदीप की आज बेटा तबीयत खराब है थोड़ी। आ जाओ, बताओ उसका आंसर। यश। Which of the following is not listed as a common element in the text? भैया ऑप्शन सी, वाटर। ऑप्शन सी, क्योंकि तुम्हारा सी वाला क्या है? मॉलिक कंपाउंड। वो क्या है? तुम्हारा कंपाउंड है ना, क्योंकि तुम्हारे दो तुम्हारे एलिमेंट से बनकर बना है। एक तुम्हारा एक हाइड्रोजन और एक है तुम्हारा ऑक्सीजन। वेरी नाइस। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो अभिषेक। Diamond and graphite are mentioned as formed of which element? Carbon. कार्बन, वेरी गुड, है ना। तो इनको हम लोग एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन भी बोल देते हैं, ये चीज है। चलो आ जाओ, अब इसका आंसर बताओ। What are diamond and graphite referred to as in relation to carbon? आंसर ही बता Option दिया। C. एलोट्रॉपिक फॉर्म है ना, इनको क्या बोल देते हैं? एलोट्रॉपिक्स फॉर्म बोल देते हैं। चलो आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो। Based on the periodic table image, which element has the symbol He? Helium. हीलियम। अच्छा, एटॉमिक नंबर बता सकते हो उसका क्या होता है? हाँ भैया, टू। हाँ, टू होता है ना। तो अभी ये सारी चीजें धीरे धीरे हो जाएंगी। अगर जैसे मान लो कि मैंने सोडियम का पूछा, तो सोडियम का कितना होता है? ये एटॉमिक नंबर। हाँ, एटॉमिक नंबर भैया सोडियम का 11 होता है। कितना होता है? 11 होता है। और अगर जैसे मैं बोल देता हूँ कि तुम्हारा कार्बन का कितना होता है? भैया सिक्स। 6 होता है ना। तो ये धीरे धीरे हम लोग ये चीजें याद करते रहेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि यार एटॉमिक नंबर से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, ये क्या होता है भैया? 2 4 6 क्या होता है? 2 4 2 क्या होता है? ये 6 और 2 का मतलब क्या होता है? क्या भैया यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है? क्या भैया यही होता है? सारी चीजें तो हम इनके बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे, है ना। क्या भैया स्टेबिलिटी क्या होता है? ये 2 4 का मतलब स्टेबिलिटी क्या होता है? या फिर 2 2 का स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है? या 2 8 का स्टेबिलिटी का क्या मतलब होता है? तो इन सारी चीजों को हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है। या आगे आने वाली क्लास में चैप्टर 3 और चैप्टर 4 में, तो उसकी दिक्कत मत लो। चलो अब इसका आंसर बताओ। Elements can be exist in which of the following state at room temperature? So, भैया solid, liquid, gas. हाँ ना, तीनों फॉर्म में हो सकता है रूम टेम्परेचर पे। कुछ तुम्हारे सॉलिड होंगे, कुछ लिक्विड होंगे, कुछ तुम्हारे गैस हो जाएंगे। ये चीज है। आ जाओ, बता दो इसका आंसर। What is the most common state of element at room temperature? Solid. सॉलिड। ज्यादातर एलिमेंट किस स्टेज में? तुम्हारे सॉलिड स्टेज में। चलो आ जाओ, अब इसका आंसर बताओ। Which of the following are given as examples of elements that are solids at room temperature? रूम टेम्परेचर पे सॉलिड है वो। भैया ऑप्शन बी। सोडियम एंड कार्बन है। और बाकी सब कैसे हैं बताओ मुझे। भैया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैसियस स्टेट में है, हाँ, हीलियम वेरी और गुड। नाइट्रोजन भी दोनों गैसियस स्टेट में है, और वाटर लिक्विड स्टेट में है। बस एयर, क्या कहते हैं, एयर गैसियस स्टेट में है। एयर गैसेस स्टेट में, बाकी वो हो गया। लेकिन अगर जैसे मैं बोलता हूँ कि तुम्हारा ये क्या है, ये तुम्हारा एलिमेंट है, ये दोनों नहीं भैया, भैया एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है और एक वाटर कंपाउंड है। कंपाउंड है, ये चीज हो गया। तो अभी इन सब के बारे में पढ़ेंगे। चलो आ जाओ, अब इसके बारे में बताओ। How many elements are specifically mentioned as being gases at room temperature in the text? हाँ। Two, अच्छा, मैं तुमको hydrogen or बताना भूल गया। 118 एलिमेंट में तुम्हारे तुम्हारे नेचर ने कितने दिए? 98। और तुमने खुद से कितने बनाए? 20 बनाए। अब 20. 100 यही 18 एलिमेंट तुम्हारे कुछ सॉलिड होंगे, कुछ लिक्विड होंगे, कुछ गैस होंगे। तो जो तुम्हारे सॉलिड, लिक्विड, जो गैस है ना, इनमें से तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं, सॉलिड सबसे ज्यादा है। लिक्विड की अगर संख्या काउंट करूंगा तो मुझे बताओ लिक्विड टोटल कितने थे? 11. टू। टू थे। कितने थे? टू थे। और अगर मैं बोल दूंगा कि तुम्हारे गैसियस स्टेट में कितने, तो गैसियस स्टेट में तुम्हारे कितने होते हैं केवल? बताओ मुझे, गेस करो। गैसियस 7. स्टेट में 8। गैसियस स्टेट में क्या टोटल 8 है। तो 8 में तो हम लोग कुछ के नाम जानते हैं, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और भैया नियॉन। नियोन। ये हाँ, नियॉन चलो गैस नियोन। है तभी। नोबल गैसेस होती है वो सब, ठीक है, नोबल गैसेस हो गई। तो ये तुम्हारी जो टोटल 8 गैसेस हैं, बाकी सब मतलब क्या कहते हैं, 11 होना चाहिए था जहां तक इसका आंसर। हाँ भैया, 11 होते हैं। हाँ, एट नहीं 11 होते। होते हैं, हाँ।
वही तो 11 होना चाहिए इसका आंसर, है ना? तो टोटल 11 है। तुम्हारे 8 तुम्हारे तो वही हो गए, जैसे मैं तुमको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, हाँ भैया। अभी पीरियोडिक टेबल तुमको दिखाता हूँ भैया ना। हाइड्रोजन, हीलियम, ये नाइट्रोजन, देखो, ऑक्सीजन, ये जो क्लोरीन। तुम्हारे हैं इनको हम लोग बोलते हैं नोबल गैस। इसको क्या बोलते हैं? ये जो तुम्हारे लास्ट के ये 18 वाले हैं, तो ये जो 18 वाले ये नोबल गैस है। तो इन नोबल गैस की गिनती गिनो, 1 2 3 4 5 6 7। सात तो यही हो गए। अब सात के अलावा हमको और कितने आते हैं? एक तुम्हारे ये हीलियम। हाइड्रोजन हो गया, 8 हो गया। ऑक्सीजन हो गया, ये कितना हो गया? 9 हो गया, है ना? और सोचो। भैया फ्लोरीन, हाँ, फ्लोराइन, क्लोरीन। हाँ, तुम्हारा नाइट्रोजन भी हो गया, तो ये हो गया। क्लोरीन। क्लोरीन, क्लोरीन गैस भी हो गया, तो क्लोरीन तो है ना, ये हो गया। तो इस तरीके से तुम देख रहे हो तुम्हारे क्या है टोटल, ये जैसे क्लोरीन तुम्हारा 17 वाला ये हो गया। तो ये तुम्हारे टोटल इस तरीके से 11 बना रहा है। तो मतलब टोटल तुम्हारे जो गैसियस फॉर्म में जो तुम्हारे एलिमेंट है उनकी संख्या कितनी है? 11 11। है। इस चीज को याद रख लेना। ठीक है, कितनी है तुम्हारे? टोटल 11 है। वेरी गुड, ठीक। तो चलो, है ना, ये बताना मैं भूल गया था थोड़ा सा। आ जाओ, अब इसका आंसर बताओ। Which of these element is a gas at room temperature? According to the text. Sodium, carbon, oxygen, copper. Oxygen. ऑक्सीजन, वेरी गुड, है ना? थोड़ा आसान आसान है, लेकिन कोई बात नहीं। काफी बार हम लोग इसको भी भूल जाते हैं। चलो पढ़ो, उसको बताओ आंसर। According to the text, which two elements are liquids at room temperature from the 118 known elements? वही ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, मर्करी एंड ब्रोमीन, वेरी गुड। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो। What is the general state of all metals at room temperature? भैया solid. सॉलिड, है ना? तो जो तुम्हारे मेटल हैं वो सबसे ज्यादा किसके किस फॉर्म में, जनरल स्टेट उनका कौन सा है? वो सॉलिड है तो Solid. तुम्हारा उसमें लिक्विड भी है। लेकिन लिक्विड वाला वो एक तरीके से एक्सेप्शन मान सकते हैं। तो जनरल स्टेट का मतलब होता है कि ज्यादातर ये चीज होता है ना? जनरल स्टेट। चलो अब इसका आंसर बताओ। Which metal is exception to the rule that all metals are solid at room temperature? Mercury. मर्क्यूरी, वेरी गुड। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो। Bromine is mentioned as a liquid at room temperature. What type of element is bromine? Based on common knowledge, to not explicitly stated in this text segment. छोड़ो, रहना तो तुम बस के लिए इतना बताओ कि ब्रोमीन लिक्विड रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। ये किस टाइप का एलिमेंट है? क्या है तुम्हारा? भैया मेटल है, नॉन मेटल है, मेटालाइट है कि नोबल गैस है? भैया ऑप्शन बी। ऑप्शन भी है ना, कैसा है तुम्हारा? एक नॉन मेटल है। आ जाओ, आप इसका आंसर बताओ। How many elements in total are stated to be liquid at room temperature among the 118 known elements? Option B 2. ऑप्शन बी टू। देखो, बार बार सेम क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन रिपीट हो रहा है तो याद हो जा रही है सारी चीजें। आप इसका आंसर बता दो बेटा, कुलदीप। Sugar is a common material made up of three elements. Yeah, option B, carbon, hydrogen, oxygen. और अगर जैसे मान लो कि मैं अगर इसके मॉलिक्यूल का फॉर्मूला पूछता हूँ तो फॉर्मूला क्या बताओगे? सी सिक्स भैया एच सी ट्वेल्व सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स। ओ सिक्स, है ना? और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लूकोज बोल देते हैं। ग्लूकोज बेसिकली कुछ नहीं होता, चीनी ही होता है एक तरीके का। मतलब शुगर ही होता है ना? समझ में आ गया? तो जब हम लोग शुगर को जब हम लोग खाते हैं तो बेसिकली हम लोग ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को खा रहे होते हैं। बाद में यही ब्रेक डाउन होकर तुम्हारा एनर्जी को प्रोड्यूस करता है ना? जब ये तुम्हारा ग्लूकोज पहले किस में कन्वर्ट होगा? तुम्हारा पायरुवेट में कन्वर्ट होगा। फिर यही पायरुवेट के मॉलिक्यूल तुम्हारे जाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया में। तो माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेशन होगा। और यही माइटोकॉन्ड्रिया फिर तुम्हारे इन्हीं तुम्हारे पायरुवेट्स को एटीपी के फॉर्म में चेंज कर देता है। और यही एटीपी हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो ये चीज है। तो कैसे तुम्हारा ग्लूकोज, जब तभी देखना, तभी तुम काफी थके होगे और तुमको अगर तुमको मतलब क्या कहते हैं, अगर थोड़ा सा कोई शहद या फिर कोई मीठी चीज खाने को मिल जाए तो तुम्हारे अंदर तुरंत ताकत आ जाती है। क्यों आ जाती है? क्योंकि ग्लूकोज के पास एनर्जी होती है। लेकिन अगर मान लो कि एक्सेसिव एनर्जी होगी, एक्सेसिव ग्लूकोज होगा, तो वो फिर तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, फिर तुम्हारे लीवर में अटैच होने लगेगा। क्या होने का? लीवर में अटैच होने, जिसकी वजह से तुम्हारा जो लीवर होगा वो कैसा हो जाएगा? फैटी हो जाएगा, फैट जैसा हो जाएगा। और तुम्हारे बॉडी में तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल बोलो, सॉरी, तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, डायबिटीज के भी पेशेंट हो सकते हो। तो इस डायबिटीज को भी किक आउट करने के लिए तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, लीवर एक तरीके का हार्मोन को छोड़ता है जिसको हम बोलते हैं इंसुलिन। तो ये जो जो भी चीजें है ना,
कंट्रोल या कोऑर्डिनेशन या फिर जो भी तुम हार्मोन इनके बारे में पढ़ रहे हो, तो ये सब तुम्हारा क्लास 10th में भी आएगा। लेकिन ये है कि थोड़ी थोड़ी ये बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए, ताकि मैं जैसे इस बार क्लास 10th के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, वैसे मैं तुम लोग को ना पढ़ाऊँ, तुम लोग को थोड़ा बेस मालूम ही होना चाहिए। ये चीज है। चलो अब इसका बताऊं। What percentage of the human body is composed of the oxygen element? भैया ऑप्शन सी 65%। 65, वेरी गुड, फंटास्टिक। चलो आ जाओ अब इसका आंसर बताऊं। Which element make up 18% of the ह्यूमन human बॉडी। body? Carbon. कार्बन, वेरी गुड, है ना। कार्बन है तो मैंने 18% तक हो सकती है। चलो अब इसका बताओ। What percentage आपको लिख बताइए। कुलदीप भाई। भैया ऑप्शन बी। ऑप्शन सी होना चाहिए जहाँ तक इसका, है ना। हाइड्रोजन करेक्ट। तुम्हारा वो है। 3% पे शायद तुम्हारा नाइट्रोजन है। ठीक है, नाइट्रोजन है। और 2% पे तुम्हारे अदर एलिमेंट आ जाते हैं। ठीक है, जिसमें तुम्हारा कैल्शियम हो जाता है ना, ये हो गया। ठीक है, ये कंफ्यूजन रहता है ना। हाँ, वो देखो 10% में तुम्हारा हाइड्रोजन है। चलो आ जाओ अब इसका बताओ आंसर। कुलदीप तुम ही बताओ इसका आंसर। Besides oxygen, carbon, hydrogen, and nitrogen, what other specific element is mentioned as being present in the human body? ऐसे तो Calcium? प्रेजेंट ज्यादा रहते हैं, लेकिन अगर जैसे मैं बात कर देता हूँ कि 2% में कौन है, तो तुम उसका कैल्शियम Calcium. बताना। बाकी तो तुम्हारा सल्फर, फास्फोरस, आयरन भी बॉडी में पाया जाता है। ये चीज है। चलो आ जाओ अब इसका आंसर बताओ। The other elements mentioned as comprising 2% of the human body refers to element like carbon and hydrogen, element like other than oxygen, carbon, hydrogen, nitrogen, and calcium elements that are not essential for the body, impurities in the body. भैया ऑप्शन बी। है ना, ऑप्शन बी। मतलब 2% वो तुम्हारे एलिमेंट हो गए कि अगर मान लो कि मैं अगर इन सबको हटा देता हूँ, तो बाकी 2% में वो आ जाते हैं। ये इतना मैटर नहीं करता। बस मैं तुमको ये बताना चाह रहा था कि हमारे आसपास जो भी चीजें हैं, वो सब तुम्हारे 118 एलिमेंट से मिलकर बनी है। तो मुझे बताओ, जो चीज मैं तुमको एलिमेंट का एक बेस तुमको समझाने की कोशिश कर रहा था कि एक एलिमेंट होता क्या है, एक एलिमेंट का बेसिक बताने की कोशिश कर रहा था, वो चीज समझ में आ गया कि नहीं आ गया, मुझे इतना बताओ। हाँ हाँ भैया। भाई। आ गया ना। तो याद रख लेना, तुम्हारे आसपास जो भी चीजें हैं वो सब 118 चीजों से मिलकर बनी है। जो भी चीजें हैं उनमें से मतलब 98 चीजें हैं जो तुम्हारे नेचर ने खुद बना के तुमको दे दी हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो मतलब तुमने खुद से बनाई हैं, जो कि है तुम्हारी 20। अब इन्हीं को अगर मैं 118 एलिमेंट को अगर मैं देखने की कोशिश करता हूँ, तो कुछ तुम्हारे होंगे मेटल के फॉर्म में होंगे, कुछ तुम्हारे होंगे वो तुम्हारे नॉन मेटल के फॉर्म में होंगे, और कुछ होंगे तुम्हारे मेटोलाइट के फॉर्म में होंगे। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, या आज से या फिर कल से मेटल के बारे में पढ़ेंगे, नॉन मेटल के बारे में पढ़ेंगे, मेटोलाइट के बारे में पढ़ेंगे। तब ये जब हम ये सारी चीजें पढ़ चुके होंगे, तब हम लोग प्योर सब्सटेंस का जो पहला पार्ट होता है, जब हम लोग बोलते हैं कि प्योर सब्सटेंस बेसिकली आपका सिंगल एलिमेंट से बना होता है, तो हम लोग एलिमेंट कवर कर लेंगे। फिर हम ये भी बोलते हैं कि प्योर सब्सटेंस आपका कंपाउंड से भी बना होता है, जिसमें वाटर एक एग्जांपल हो गया, डिस्टिल वाटर। तो फिर हम लोग कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे, तब जाके हमारा प्योर सब्सटेंस कवर हो जाएगा। फिर उसके बाद आ जाएगा तुम्हारा इम्प्योर सब्सटेंस आ जाएगा। तो इम्प्योर सब्सटेंस में जब मिक्सचर के बारे में पढ़ाया जाएगा, तब मैं तुमको मिक्सचर के बारे में पढ़ाऊंगा। तभी जो तुम्हारा चैप्टर ना इज मैटर अराउंड अस प्योर, तो मैं पहले प्योर के बारे में तुमको मतलब पीएचडी कराऊंगा, फिर तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं इम्प्योर के बारे में पीएचडी कराऊंगा। तो मुझे बताओ, ये तुम्हारा प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट में जो तुम्हारी एक पहली सीढ़ी थी एलिमेंट का बेस, अभी मैंने मेटल, नॉन मेटल और तुम्हारा मेटोलाइट के बारे में नहीं पढ़ाया। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मुझे इतना बताओ। हाँ भैया। आ गया ना। तो अभी क्वेश्चन लिखता हूँ। व्हाट इज, जो ये थोड़ा चल नहीं रहा सीधे, ठीक है। क्वेश्चन लिखता हूँ मैं तुम्हारा। क्वेश्चन है, व्हाट इज एलिमेंट, है ना। व्हाट इज एलिमेंट, इज दिस एबल टू स्प्लिट अप, इफ नॉट देन वाई। ठीक है, देन वाई। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, व्हाट आर द डिफरेंट एलिमेंट you know, what are the different element you know from the periodic table, from the periodic table।
ये हो गया। तो तुम इसमें कुछ एग्जांपल दे देना, इसमें बता देना 118 टोटल एलिमेंट होते हैं, 20 तुम्हारे वो होते हैं, ठीक है। और फिर इसमें इसी के मैं क्वेश्चन थोड़ा सा ऐड कर रहा हूँ। व्हाट आर द एक्सेप्शंस यू हैव सीन इन जनरल केसेस ऑफ एलिमेंट। तो जिसमें तुम बता सकते हो कि जो एलिमेंट होता है वो आपका मेटल एंड नॉन मेटल और तुम्हारा मेटोलाइट में होता है। जो मेटल होते हैं सबसे ज्यादा तुम्हारे सॉलिड होते हैं, लेकिन फिर भी उसमें मतलब क्या कहते हैं, मरकरी एज तुम्हारा लिक्विड उसमें पाया जाता है। तो ये हो गया। तो ये जो क्वेश्चन है ये तुम्हारा 6 मार्क्स का है, और जो ऊपर वाला क्वेश्चन है वो तुम्हारा एक तरीके से 3 मार्क्स का है। ये चीजें हैं, ठीक है। इसमें ज्यादा मैंने कुछ बताने की कोशिश नहीं की है, ठीक है। अब एक नंबर क्वेश्चन नंबर 3 है। व्हाट आर द कॉमन substance which are formed by a single element, ठीक है। सिंगल एलिमेंट एंड मोर देन एलिमेंट, मोर देन एलिमेंट इन योर होम, ठीक है। ये चीज हो गया। ये तुम्हारा हो गया 3 मार्क्स का हो गया। तो मुझे बताओ इन 3 क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है? नहीं भैया। पक्का? कुलदीप, अभिषेक, नहीं है, आंसर राइटिंग तो करके लाओगे नहीं, है ना? कर लेंगे। कर लोगे ना? कर भी लेना, है ना? ये चीज थोड़ा याद रहेगा। हाँ, ये सारी चीजें तुम लोग को फोकस में करेंगी। चलो ठीक।